law. You are unquestionable. You can be asked the proper question and pertinent questions. You cannot get away. आप नहीं भाग सकते हैं. आप न्याय के मंदिर की अवहेलना नहीं कर सकते हैं. जस्टिस उपाध्याय को यह बताना होगा कि 1.5 साल तक उन्होंने पीआईएल की सुनवाई क्यों नहीं की और आलोक आराधे 7 दिन के अंदर में पीआईएल क्यों कर दिया. यह जस्टिस सारे देश के न्यायाधीशों को यह बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ ऐसा, क्या कारण था. उपाध्याय जी गए और आलोक आराधे ने आकर के सुनवाई की तारीख दे दी. गेम प्लान बहुत बड़ा था. जुडिशरिया कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है. आज पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं एक्यूज कर रहा हूं और आपके सामने फैक्ट्स देख रहा हूं. हिम्मत है तो जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस उपाध्याय मेरे सवालों का जवाब दें. जवाब दें कि 1.5 साल तक आपने सुनवाई नहीं की तो आलोक आराधे जी ने क्यों सुनवाई की. उसके बाद पीआईएल कहां है. जस्टिस उपाध्याय को और जस्टिस आलोक आराधे को जवाब देना पड़ेगा. आई एम एक्सपोजिंग ब्लो बाय ब्लो. आजकल जस्टिस उपाध्याय दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं. यह उनका प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता कि 1.5 साल तक कोई पीआईएल आए. इतना कंसर्न पीआईएल एक स्टार के मौत को लेकर के है, एक लड़की के बलात्कार को लेकर के है, उसका ब्रूटल मर्डर को लेकर के है और पीआईएल की सुनवाई नहीं होगी. चलिए कोई बात नहीं है. अब आइए कहानी. 2 टेस्ट केस मैंने आपको दिखाए. अगर यह प्लानिंग नहीं थी तो क्या है. अगर मैं यह कहूं कि राजनीतिज्ञों के साथ मिली भगत है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं. क्या मैं अनर्गल आरोप लगा रहा हूं. मेरे इस आरोप में कोई आधार नहीं है. आप बताएं देश को. अगर मैं आपके ऊपर यह आरोप लगाऊं कि राजनीतिक कारणों से जस्टिस उपाध्याय ने 1.5 साल तक पीआईएल की सुनवाई नहीं की तो यह आरोप गलत है, यह आरोप झूठ है. बताएं जस्टिस उपाध्याय देश को कि यह मैं गलत आरोप लगा रहा हूं. तारीख अपने आप में आपके सबूत है जस्टिस उपाध्याय. तारीख और जस्टिस आलोक आराधे तारीख आपके लिए भी सबूत है. 2 बार सुनवाई हो गई उसके बाद तारीख नहीं आई पीआईएल. आइए दूसरी कहानी सुनिए. अब कैसे नीलेश ओझा को घेरो घेरो नीलेश ओझा को चारों तरफ से डिरेल कर दो सब कुछ. प्रकरण साफ था कि 1.5 साल तक एक पीआईएल की सुनवाई नहीं होती है और जब नीलेश ओझा कोर्ट में अर्जी लगाते हैं तो इस केस को जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई के लिए शेड्यूल किया जाता है और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच में सुनवाई से रोकने के लिए नीलेश ओझा जी ने कहा कि हमें इस बेंच पर आपत्ति है. यह प्रेरोगेटिव है वकील का. वो बोल सकता है और उसके लिए वो तथ्य दे रहे हैं. बिना किसी तथ्य के नहीं बोल रहे. उन्होंने कहा आपत्ति है. बेंच चेंज हुआ. बेंच चेंज होने के बाद जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने एक कंप्लेन किया जस्टिस आलोक आराधे को. सीधे भेजा कंप्लेन कि नीलेश ओझा जी ने मुझे डिफेम किया है सार्वजनिक रूप से और मीडिया में जाकर के उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं जिससे मेरी मर्यादा का हनन. मैं मानता हूं आपकी बात को. मैं आपके लेटर एंड स्पिरिट लेता हूं. आपने जो कुछ भी कहा उसको उसी रूप में मैं स्वीकार करता हूं. ठीक है. आपने पत्र लिखा. पत्र पर क्या हुआ. 5 सदस्यीय बेंच का गठन हो. 5 सदस्यीय बेंच का गठन हो गया और एडवोकेट नीलेश ओझा को नोटिस चला गया कि आप इस पर आपको जवाब देना है. ठीक है. यह आपका अधिकार है. जज के ऊपर किसी ने आरोप लगाया. फौरन सारे जज इकट्ठे हो गए और उन्होंने भाई जिनके खिलाफ एप्लीकेशन मूव हुआ था फेलो जज का तो उन्होंने एक
स्पेशल बेंच कन्वीन कर दिया, बहुत अच्छी बात। स्पेशल बेंच कन्वीन हुआ, उन्होंने नोटिस दे दिया। अब नोटिस हो गया, नोटिस में आया कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाए। अच्छी बात है, आ गया। अब नीलेश ओझा जी ने जवाब दिया कि मैंने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं वो आरोप, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि आपने जो बात भी बाहर कहनी थी उसको आपको पहले कोर्ट को बताना चाहिए था। नीलेश ओझा जी ने उत्तर दिया 5 जजों की बेंच को कि मिलॉर्ड, जिस बारे में आप हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं या जो आप संकेत कर रहे हैं उस बारे में हमने लिखित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट को 2 साल पहले दिया हुआ है और उस पर सुनवाई शेड्यूल होनी है। अब आप बताइए, आज पूरा देश देखेगा प्लानिंग कैसे फेल हो रही है। एडवोकेट नीलेश ओझा जी ने कहा कि जिस बारे में आप संकेत कर रहे हैं कि आपको पहले अदालत को बताना चाहिए था, तो मैंने अदालत को बताया हुआ है 2 साल पहले, उस पर तो सुनवाई ड्यू है। अगर सुनवाई नहीं हुई तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप पंच की कुर्सी पर बैठकर न्याय का अनुसरण नहीं करेंगे और अन्यायपूर्ण निर्णय देंगे। ये कौन कहता, कौन, किसकी जिम्मेदारी थी कि भाई एक वकील ने जज के खिलाफ कंप्लेन किया है, फौरन से पेशतर उस कंप्लेन पर सुनवाई होनी चाहिए। और इसके केस लॉ, मेरा कोई व्यक्तिगत द्वेष या अनुराग माननीय जज महोदय से नहीं है, जस्टिस रेवती मोहरे से भी नहीं है। जस्टिस रेवती मोहरे के आरोप हो सकता है बिल्कुल सत्य हो, अगर सत्य है और वकील साहब ने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं तो 2 साल से वो माननीय कोर्ट के संज्ञान में है, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? और अगर 2 साल तक उसकी सुनवाई नहीं होती है और उसके बाद नीलेश ओझा जी पब्लिक में जाएं या प्राइवेट में जाएं या अदालत के पास जाएं, क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है? क्या यह संपूर्ण न्याय सम्मत नहीं है? क्या यह अन्यायपूर्ण व्यवहार है? आज बताएं मिलॉर्ड, क्या यह अन्यायपूर्ण व्यवहार है? 2 साल आपके निगाह में रिटन डॉक्यूमेंट है जस्टिस के खिलाफ,